हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके स्टडी चैनल। स्वागत है आप सभी का एके स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न, और यह वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक देखें। चाहे लेखपाल हो या रेलवे हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो, यदि यहाँ से संविधान से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखे हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आप चलिए, पहला प्रश्न आपका है, चलते हैं अपने टॉपिक पर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन का नियम किस देश से लिया गया है? तो और यदि आप लोग वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब कर दें, तुरंत सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सब्सक्राइब कर दें। फिर इसको देखते हैं पहले क्वेश्चन को। सब लोग सब्सक्राइब कर दें जल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न में पूछ रहा है, राष्ट्रपति जो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन करते हैं, ये मनोनयन का जो नियम है किस देश से लिया गया है? तो यदि आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएं। इसका आप लोग को 10 सेकंड का समय दिया जाता है। 10 बहुत है, 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो आप लोग का समय समाप्त हुआ। चलिए हम बताते हैं, यह नियम आपका कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। इससे देखिए 2-3 क्वेश्चन इस तरह से बनता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करते हैं, यह भी पूछा जाता है कभी कभी। तो 12 सदस्यों का। लेकिन लोकसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करते हैं? 2 एंग्लो इंडियन का। ठीक है, यदि कुल पूछा जाए तो कुल 14 सदस्यों का मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति। ये आपका इतना क्वेश्चन क्लियर होता है। तो आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका, भारतीय संविधान में विधि के समझ समता किस देश से लिया गया है? तो आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे लेकिन कभी ध्यान नहीं दिए होंगे कि यह किस देश से लिया गया है। विधि के समझ समता, ये शब्द किस देश से लिया गया है? तो आप लोग बताएं यदि पता हो। तो चलिए हम बता रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा। आप लोग का समय समाप्त हुआ। तो यह आपका ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, आगे आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आता है, भारतीय संविधान में उल्लिखित समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द किस देश से लिया गया है? तो यदि आंसर पता हो तो आप लोग बताएं कमेंट करके। तो संविधान का क्लास चैप्टर वाइज भी चल रहा है, लेसन वाइज, हर एक पॉइंट, उसमें कोई पॉइंट छूट नहीं रहा है, सब पढ़ाया जा रहा है। नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। सब उसमें ये सब बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, और ये मास्टर क्लास है उसी का, उसका एकदम निचोड़ है कि कोई भी क्वेश्चन, यदि आप लोग वो वाला क्लास संविधान का और ये मास्टर क्लास दोनों देख लेते हैं, एकदम रिवीजन हो जाएगा। आप टेस्ट भी इससे दे सकते हैं, आपको समय भी दिया जाता है, एकदम अच्छे से आपका संविधान कंप्लीट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा हर एग्जाम के लिए। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका फ्रांस, ये शब्द कहाँ से लिया गया? याद रखना, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये फ्रांस से लिया गया है। आगे आपका आता है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? कमेंट करके बताएं, आपका समय शुरू हुआ। तो ये आपका रूस से लिया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य। आगे आपका आता है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब जितने क्वेश्चन है सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सब एग्जाम में ऐसा, मतलब किसी ना किसी एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न आया ही है। तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, अभी संविधान संशोधन के बारे में पूरा बताया जाएगा किस भाग में है। अभी और क्वेश्चन इससे मिलेंगे। ठीक है, पहले आप लोग आंसर दे दें, सब कुछ बताया जाएगा। चलिए, और यदि टॉपिक वाइज पढ़ना है तो आप लोग संविधान का क्लास देख सकते हैं। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो आप लोग बताएं इसका आंसर। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो भाग 4। ठीक है, भाग 1 में आपका राज्य और उसके राज्य क्षेत्र हैं, और भाग 2 में आपका नागरिकता है। ठीक है, इससे संबंधित हो सकता है क्वेश्चन आपको मिले अभी। और भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और भाग 4 में आपका क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। ऐसे मिलता रहेगा और हम लोग टॉपिक वाइज देखते रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है।
आपका अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, बताएं। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, होमवर्क है, अभी क्वेश्चन लास्ट में भी दिया जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, ये किस देश से लिया गया है? क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इसके पिछले वाले पार्ट 1 में बताया गया था, ये आप लोग इसका आंसर बताएंगे। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर यूएस से रहेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। आगे आपका आता, भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 21, 20, 18 दो बार हो गया, यहाँ पर 19 ले लीजिए, ठीक है। किसमें है? भाग 20 में है, ठीक है। भाग 18 में आपका आपातकाल है और इसमें संक्रमणकालीन उपबंध है। चलिए आपका और आता है, संविधान के किस भाग में पंचायत व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो इसका आंसर दें यदि पता हो आप लोगों को। संविधान के किस भाग में पंचायत व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो कौन सा भाग इसमें सही रहेगा? भाग 9, ठीक है। अगला आपका आता है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध प्रावधान है? ये अभी ऊपर हम बताएं आप लोगों को, क्या सही रहेगा इसमें? अब तो बता ही सकते हैं, कमेंट कीजिए जल्दी आंसर। तो भाग 21 इसमें सही रहेगा, ठीक है। आगे आपका हम लोग इस वीडियो में पूरा जो अनुसूचियां हैं और कुछ अनुच्छेद हैं और जितने भाग हैं सब पूरा क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। यदि कहीं से छूटता है कुछ तो आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, और पिछले वीडियो में कुछ सम्मिलित किया गया था और इसी तरह आपके लिए क्वेश्चन लाया जाएगा। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का वर्णन किस भाग में है? मूल कर्तव्य, बताइए आप लोग, आंसर दीजिए। मूल कर्तव्य किस भाग में है? भाग 4 का, याद रखना, 4 में नीति निर्देशक तत्व और 4 का में मूल कर्तव्य, ठीक है, एक दूसरे से संबंधित है। 4 में भी 4 में वो भी। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका की व्याख्या किस भाग में की गई है? यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, भाग 5 सही रहेगा, ठीक है, भाग 5 इसमें सही रहेगा। आगे आपका आता है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? संविधान के, दोस्तों टाइप पर मत जाना, टाइपिंग क्या है, टाइपिंग में जहाँ से हम टाइपिंग करते हैं वहाँ पे हिंदी की कुछ मात्राएं और हिंदी के कुछ वर्ड जल्दी मिलते नहीं हैं, ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग उतना समझ जाना संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो अभी को हम बताएं, अभी 2 मिनट पहले सब कुछ बताएं। भाग 1 से 5 तक आपका क्लियर हो चुका है। भाग 1 में राज्य और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता कहाँ? भाग 2 सही है। भाग 3 में मौलिक अधिकार बताएं, अभी को बताएं। भाग 4 में क्या है, क्या बताएं? नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का में क्या है? मूल कर्तव्य। भाग 5 में क्या है? संघीय व्यवस्था है। चलिए, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुभाग हैं? कुल कितने भाग हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुल कितने भाग हैं? तो आपका इसमें सही रहेगा 22 भाग सही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? देखिए ये क्वेश्चन 3-4 तरीके से पूछता है अनुसूची वाला, अभी तीनों शायद आपको मिलेगा तो देख लेते हैं हम लोग। तो वर्तमान में यदि पूछे कितनी अनुसूचियां हैं तो 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। और यदि पूछे 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप में संविधान में कितनी अनुसूची थी? ठीक है, समझे कि नहीं समझे? मतलब संविधान सभा में प्रारूप समिति ने जो प्रारूप प्रस्तुत किया था उस प्रारूप में कितनी अनुसूचियां थी, या इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछ सकता है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में जब संविधान का निर्माण हुआ था, तो दोनों का आंसर 8 रहेगा। 3 तरह से क्वेश्चन देखो मिला, एक मिला ऊपर,
वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसका आंसर 12 रहेगा। या इस तरह से 16 पूछे तब भी 8 रहेगा, 17 पूछे तब भी 8 रहेगा, मूल यदि पूछे। ठीक है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची आपका कब जोड़ा गया था? 1951 में जोड़ा गया था। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। ए वाला आपका सही है। चलिए आपका आता है क्वेश्चन नंबर 19। 74वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया? तो देखिए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। अब इसको 12 अनुसूची कैसे बना दिया गया, ध्यान से समझिएगा। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, अभी को ऊपर हम बताए हैं, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। 9 अनुसूची आपका हो गया, 8 से 9 हुआ। फिर 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? ध्यान से, ये आपका 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1985 में। ये देखिए यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 20, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा कौन सी अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी? तो इसमें 10 सही है, 10वीं अनुसूची। तो सारी अनुसूचियां हम लोग देख लेते हैं। ये आपका हो गया। उसके बाद आपका आता है 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई और कैसे जोड़ी गई उसको भी देख लेते हैं। तो 11वीं अनुसूची आपकी, 11वीं अनुसूची ये यहाँ पर दिया तो है 11वीं, ये वाला 11वीं अनुसूची आपका 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है। और 12वीं अनुसूची आपकी 74वां संविधान संशोधन। इसमें 12 सही रहेगा आपका 74वें संविधान संशोधन में। इस तरह से सारी अनुसूचियां जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन, ध्यान से। और आपका आता है 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन। ठीक है। और ये आपका 1951 में हुआ था पहला वाला संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन। 52वां वाला संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। फिर आपका 73वां संविधान संशोधन 1993 में आपका 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 74वें संविधान संशोधन 1993 में 2 संशोधन हुआ था, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो गया आपका। 8 से 12 अनुसूची कैसे बना, सब क्लियर हो गया। आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया हमारा इसी के साथ। संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो शपथ ग्रहण से है। ठीक है। ये अभी हम सीरियल वाइज सब बता देंगे किस अनुसूची में किसका। अच्छा, यहीं पर बता देते हैं। तो प्रथम अनुसूची में क्या है? भारत के सभी राज्यों का वर्णन किया गया है। और द्वितीय अनुसूची में क्या है? ठीक है, शपथ, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के शपथ का वर्णन किया गया है। किसका किसके शपथ है? तो यदि डिटेल्स में पढ़ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहेंगे तो हम इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। तीसरी अनुसूची में वेतन है। ठीक है। चौथी अनुसूची में ये प्रतिनिधि, तो 22 राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है भारतीय संविधान में? तो 8वीं अनुसूची इसमें सही रहेगा। आगे आपका आता है किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? दोस्तों, यदि हम संविधान पूरा सीरियल से बताने लगेंगे तो ये वीडियो कभी पूरा ही नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन से रिलेटेड जो रहेगा उसको बताते रहेंगे। तो ये इसकी छोटी सी कहानी क्या करें, बताना पड़ता है ताकि आप लोग को सब समझ में आ जाए। मैं कोशिश करता हूँ कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को बता दूँ, कितना नॉलेज आप लोग को हो जाए। तो ये देखिए, इसकी भी छोटी सी कहानी है, ये वाला जो क्वेश्चन है। तो आप लोग सुने होंगे 9वीं अनुसूची में क्या है? संपत्ति अधिग्रहण या भूमि अधिग्रहण। जैसे मान लीजिए सरकार को कोई काम करना हो, जैसे मान लीजिए सड़कें बनवानी हो, ठीक है, तो सरकार के पास क्या अपनी कोई ज़मीन है? नहीं है। तो 9वीं अनुसूची इसीलिए लाया गया कि यदि सरकार को कोई काम करना हो तो आराम से, आसानी से वह किसी भी ज़मीन को उस काम के लिए प्रयोग में ला सकता है। ठीक है। लेकिन और 9वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया, यदि सरकार किसी ज़मीन को या किसी संपत्ति को क्या करता है, अपने काम के लिए उपयोग में लाता है, कोई विधेयक पर लाकर 9वीं अनुसूची में, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, न्यायालय में
न्यायालय में उसके खिलाफ याचिका नहीं दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, इसी से ये प्रश्न आपका रिलेटेड है। तमिलनाडु सरकार ने एक ऐसा विधेयक था आरक्षण विधेयक को लाके 9वीं अनुसूची में रख दिए। क्यों रख दिए? क्योंकि उनको पता था कि 9वीं अनुसूची में यदि हम रख देंगे तो इसमें कोई संशोधन ही नहीं कर सकता, इसको न्यायालय में चुनौती ही नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसको 9वीं अनुसूची में रख दिए हैं, तो इसीलिए इसको भी हटा दिया गया। 9वीं अनुसूची है आपका, लेकिन ये जो आपका अधिकार था 9वीं अनुसूची से, इसको सन 2007 में समाप्त कर दिया गया, और आपका आया जो संपत्ति का अधिकार था उसको आपके मूल अधिकार से हटा दिया गया। इसके पहले जब 9वीं अनुसूची जुड़ी उसके पहले आपके पास 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, ये कहानी आप लोग समझते रहिए। और उसके बाद क्या किया गया, 6 मौलिक अधिकार बचे आपके पास। 7वां मौलिक अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, उसको पूरी तरह से समाप्त करके कानूनी अधिकार में रख दिया गया। आप सरकार चाहे जब चाहे तो चाहे जिस संपत्ति को अपने कार्य के लिए प्रयोग में ला सकती है, नहीं तो यदि ऐसा हो जाता तो सरकार कोई काम ही ना कर पाती। तो ये आपको शायद समझ में आ गया इसमें कौन सा सही है, तमिलनाडु। उसके बाद आपका आता है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, यदि पता हो आंसर तो बताएं। तो किससे संबंधित है दोस्तों, दल बदल से संबंधित है। ठीक है, आगे आपका आता है संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। शायद आप लोगों को पता होगा 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। अभी आप लोगों को बताया गया 8 से 12 अनुसूची कैसे बना, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और पहले दूसरे तीसरी अनुसूची में क्या है सब कुछ बताया गया, और यदि 12वां अनुसूची में क्या है कैसे क्या, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपका है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान है। तो नागरिकता का प्रावधान जो आपका है किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11। इसके लिए आपका वीडियो बना है, इसका क्लास हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है संविधान का, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब कर दें, बहुत ही जरूरी सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो नौकरी तथा शिक्षा में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है, पता हो तो बताइए जल्दी। तो कौन सा अनुच्छेद है आपका, अनुच्छेद 16 सही है इसमें। और ये किस तरह से आरक्षण मिला है ये भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, कब बताया जाएगा, ये आपका बताया क्या जाएगा, ये आपको यहीं पर बता दे रहे हैं हम आप लोगों को। आप लोग बोल भी नहीं सकते कि बता दीजिए। तो ये इसका क्लास आपका हुआ है मौलिक अधिकार। ठीक है, अभी हम कह रहे हैं जो लोग ना देखे हो तो पूरा संविधान का क्लास देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। वहां बहुत अच्छे से बताया गया है, हर एक अनुच्छेद के बारे में समझाया गया है। ठीक है, जो जितने क्लास हुए उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। तो आपका जो आरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 15 संबंधित है और 16 संबंधित है। समझ में आया कि नहीं आया, और इसमें आपका 16 रहेगा। तो आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के पुनः निर्वाचन से संबंधित है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54। तो राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 55 में एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, चुनाव करवाने की एक रीत है। आगे आपका आता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। तो आप लोग बताएं यदि पता हो तो, किस अनुच्छेद में है, 19 से। आगे आपका आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो इसमें से रहेगा दोस्तों डी वाला, अनुच्छेद 24। ठीक है, 23 में आपका है बलात् शरम। ठीक है, बलात् शरम जबरदस्ती किससे काम नहीं करवा सकते हैं। बलात् शरम और बच्चों से संबंधित। और आपका जो इसमें आता है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता छुआछूत का उन्मूलन, और ये 18 में है उपाधियों का अंत। ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ। यदि अच्छे से समझना तो इस पे वीडियो बनाए हैं, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद आगे आपका आता है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक
के हितों के संरक्षण से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद आपका है? अनुच्छेद 29 है। सारे अनुच्छेद क्रम वाइज सीरियल वाइज पढ़ाए गए हैं, आप लोग वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है संविधान का। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32। इससे न्यायालय क्या करता है? 5 तरह के रिट जारी करता है। ठीक है, यदि ना पता हो तो इसका वीडियो देख लें। इसको हम बस नाम बता सकते हैं और समझाने के लिए इसमें पूरा बहुत टाइम लगेगा। समझ में आया? 5 तरह के रिट जारी करता है, उसी से हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। आगे आपका आता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है? तो किस अनुच्छेद में है नीति निर्देशक तत्व का वर्णन? अनुच्छेद 36 से 51। आगे आपका आता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद इसमें सही रहेगा? आपका ये बहुत ही अच्छे तरह से समझाया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? राज्य के लिए है। और मौलिक अधिकार किसके लिए है? आम नागरिक जनता के लिए है। तो इसमें आपका कौन सा सही रहेगा? तो इसमें ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 सही रहेगा। ठीक है, आगे आपका आता है संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। ठीक है, 51 में तो दूसरा नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये आपका आता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्तर के लिए है। उसके बाद आपका 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, और 53 में आता है संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसमें आपका सी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद आपका संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जा सकती है? अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, अनुच्छेद 60। ठीक है दोस्तों, जितना हो सकता है मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन अब इतना ज़्यादा अगर बता दूंगा तो वीडियो पूरा ही नहीं होगा। इसलिए पूरा देखना है तो आप पहली क्लास देख सकते हैं। तो आपका अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद, आर्टिकल कौन सा सही इसमें? आर्टिकल 60 में अभी राष्ट्रपति शपथ लिए हैं लिए हैं कि नहीं लिए हैं? तो इसमें 63 सही रहेगा। चलिए आगे आपका आता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, आर्टिकल 75। सामूहिक रूप से उत्तरदायी का मतलब समझ रहे हैं? मतलब जैसे मान लीजिए कोई बैठक हो रही है, तो उसमें यदि मंत्रिमंडल में से कोई एक मंत्री कोई क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन किसी एक मंत्री का नहीं होगा, जितने मंत्रिमंडल में मंत्री होंगे सबका होगा। मतलब सामूहिक रूप से, मतलब सभी के हिस्से का क्वेश्चन वो अकेले पूछ रहा है, मतलब सामूहिक रूप से उस प्रश्न का जिम्मेदार होंगे सभी मंत्री। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तब भी सभी लोगों के मतलब सभी लोगों का आंसर एक ही व्यक्ति दे देगा, मतलब उस आंसर का जिम्मेदार भले देंगे, आंसर एक ही कोई मंत्री दे रहा है लेकिन उसका जिम्मेदार सामूहिक रूप से सभी मंत्री होंगे। ये आपका होता है सामूहिक रूप से जिम्मेदार। आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 85 के अंतर्गत। आगे आपका आता है संविधान में संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसमें कौन सा सही रहेगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएंगे। और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए, लाइक करना तो बनता ही है, और शेयर करें, जिससे क्या होता है वीडियो बनाने वाले का उत्साह बढ़ता है और आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।